सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। मुल्क में इस वक्त जो सबसे अहम मसला है वो आप देख रहे होंगे कि अब एक महीना सिर्फ इलेक्शन को रह गया है, लेकिन गैर यकीनी की सूरत हाल अब भी मौजूद है। और ये सूरत हाल इस तरीके से है कि आपने देखा कि अभी हालिया एक ऐवान बाला एक अहम इदारे में जो है इलेक्शन को मुलतवी करने की करारदाद पास हुई और नोटिफाई भी किया गया और उसको इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि इसको फॉलो किया जाए। दूसरी तरफ सेनेट में एक और करारदाद आ गई कि ये गैर आइनी गैर कानूनी है। एक साहब अदालत भी चले गए हैं कि ये गद्दारी है और ये गैर आइनी इक़दाम है और तौहीन अदालत है। हालांकि अदालत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, इसका मसला जो है वो इलेक्शन कमीशन से है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के बारे में सुना है कि जी उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और सुनने में आ रहा है कि एक और इस्तीफ़ा किसी वक्त भी आ सकता है। सुनने में आ रहा है, अभी उसका फ़ाइनल नहीं है लेकिन मौजूद है। दूसरी तरफ सियासी जमातें तकसीम हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो या ना हो और कई सियासी जमातें हैं जो कह रही हैं कि इलेक्शन होना चाहिए और कई ऐसी सियासी जमातें हैं जो कह रही हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। ख़ास तौर पे 2 इश्यूज़ को उठाया जा रहा है, एक कि जनाब बहुत सर्दी होगी, वोटर्स नहीं निकलेंगे, और दूसरा कि ये दहशतगर्दी इस तरीके से है कि वहाँ इलेक्शन कैंपेन नहीं किया जा रहा है, फायरिंग हो रही है और आपने देखा कि हलाकतें भी शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ हम एक बहुत अहम मुआरका पंजाब में, क्योंकि पंजाब मेन बैटल होगा इलेक्शंस का, वहाँ पे PMLN एक बड़ी ताकत है। माजी में भी उसकी तूती बोलती रही है, लेकिन PTI एंट्री हुई उसकी। और आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेन हब पंजाब था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम हुए और PMLN ने अपनी ताकत वहाँ पर दिखाई। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब PMLN भी अपनी पूरी ताकत के साथ आ रही है। PTI कहती है कि जनाब हम जो हैं, जबकि इस वक्त जो भी सिचुएशन उनके साथ है, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि वोटर, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है और वो अब भी सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है पंजाब की। एक नई एंट्री दोबारा हुई है पीपल्स पार्टी की और बिलावल भुट्टो साहब ने ऐलान किया है कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा पंजाब में कई इलेक्टेबल्स को उन्होंने अप्रोच किया है और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी अब पंजाब में मेजर एक्ट करेगी। एक और चीज़ यहाँ पर वाज़ेह कर दूँ कि सिंध के अंदर एक बड़ा इत्तेहाद देखने को आ रहा है और इस इत्तेहाद में PMLN के साथ GDA और कौम परस्त जमातें भी हैं, आपके JUI उनके साथ खड़ी है और MQM का इत्तेहाद भी देखने को आ रहा है। इन इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट तारुफ करा देते हैं, मेरे साथ जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी व तज़कियाकार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, साबिक मुशीर बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमारे साथ होंगे या हैं, ये मुझे अगर पता चल जाए तो मैं फिर अपने प्रोग्राम को उसी तरीके से तरतीब दूँ। तो कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ हैं या नहीं है इस वक्त? अभी नहीं है, तो मैं अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ ही आ जाता हूँ पहले। जी अताउल्लाह तारड़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है और इस वक्त कई सियासी जमातें तकसीम नज़र आ रही हैं, फिर ऐवान बाला में जो एक करारदाद आई है वो करारदाद बहरहाल वो उनका राइट है और वो इलेक्शन कमीशन में एक इस्तीफ़ा भी आ गया है, तो ये 1 महीना रह गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं इन तमाम सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और आपको नया चैनल, नया शो मुबारक। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 8 फरवरी की जो डेट दी गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, इलेक्शन कमीशन ने उसका बाकायदा
स्केड्यूल जारी किया और उसमें ना तो रद्दो बदल का कोई जवाज़ है और ना ही रद्दो बदल की कोई गुंजाइश है। ये अटल फैसला है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने हैं और होने भी चाहिए। ऐवान बाला में पास की गई करारदाद का एज ए लॉयर मैं आपको बता सकता हूँ कि कानूनी तौर पे वो किसी भी इदारे को, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, ऐवान बाला पाबंद नहीं कर सकती करारदाद के ज़रिए कि इलेक्शंस को ताख़ीर का शिकार किया जाए, इल्तवा का शिकार किया जाए। और ये चंद सेनेटर्स की अपनी सोच ज़रूर होगी और उन्होंने अपने ताईं ये फ़ैसला ज़रूर किया होगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जितने जल्दी हों, जो बेयकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म होगी, मुल्क एक मुस्बत डायरेक्शन में जाएगा। और इलेक्शंस का इनेकाद जब तक नहीं होता, बेयकीनी की वजह से मईशत को भी नुकसान होता है और मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट भी उस तरह नहीं आती, पॉलिसीज़ का तसलसल भी जो है वो भी इफेक्ट होता है। तो हम तो बड़े क्लियर हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा तार साहब, ये बताया आपने, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपके बड़े ज़बरदस्त हलीफ सपोर्ट यानी आपका इत्तेहाद है JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब, PMLN और उनका एक बड़ा इत्तेहाद देखने को आता है। माजी में भी हमने देखा जब 16 महीने की हुकूमत थी उस वक्त भी PDM के हवाले से भी, तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि नहीं होना चाहिए और 2 रीज़न है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा, एक तो इस हवाले से कि मौलाना साहब का जो स्टांस है उसको आप कैसे देखते हैं, वो भी एक बड़ी सियासी जमात है, ख़ास तौर पे KPK और बलूचिस्तान जहाँ उनके सबसे ज़्यादा वोटर्स हैं। एक दूसरा ये कि ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी बहुत सर्दी होगी और वोटर्स नहीं निकलेंगे तो उनको इससे नुकसान है, और दूसरा दहशतगर्दी के उस इलाक़ों में उनके कैंडिडेट के ऊपर फायरिंग भी हो रही है और वहाँ सियासी जो लोग हैं वो अपना कैंपेन नहीं जारी कर सक रहे हैं। पंजाब में फिर भी बेहतरी है या सिंध में, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब का जो मौक़िफ़ है उनके पास ज़रूर उसकी वजूहात होंगी और वो वजूहात वैलिड भी होंगी, मगर बात यह है कि इस मुल्क में कई आम इंतखाबात दिसंबर के महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में होते रहे हैं। तो ये पहली बार तो नहीं होने जा रहा कि ठंड में या सर्दी के मौसम में इंतखाबात होने जा रहे हैं। और देखिए, 2002 में दहशतगर्दी की लहर थी, 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत आपके सामने है। उसके बावजूद जनरल इलेक्शन कुछ ताख़ीर से हुए, मगर हुए ज़रूर। तो मैं नहीं समझता कि कोई जवाज़ मौजूद है इलेक्शन की ताख़ीर का, और वो JUIF का अपना मौक़िफ़ है और हम उनके मौक़िफ़ का एहतराम करते हैं। मगर हम अपना मौक़िफ़ जो है, हम समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है और इंतखाबात किसी ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, ना होने चाहिए। और फिलफौर जो है वो तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो इंतखाबात के मुकम्मल होने चाहिए। हम तो अब कैंडिडेट्स की फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। चले कैंडिडेट पे याद आया, कैंडिडेट पे मुझे आया सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, जाहिर है उसको आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि PMLN को इस वक्त टिकट डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, कहा यह जा रहा है कि एक तरफ उनको उनके बहुत मुखलिस कारकुन हैं और PMLN एक बड़ी जमात है, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर उनके पास कैंडिडेट मौजूद हैं और मुखलिस कारकुन भी बहुत मौजूद हैं। दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स भी उन्होंने ले लिए हैं। तीसरी तरफ जो है वो अदम एतमाद के हवाले से जो लोगों ने PTI को उस वक्त शिकस्त दी, कहा जा रहा है कि उनको भी PMLN टिकट देगी। और कुछ सियासी जमातों के साथ जब आप सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो वो भी आपसे अहम तरीन सीट मांगेंगे। तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं सर? देखिए, हमारी IPP से भी बात हुई, हमारी मुस्लिम लीग काफ से भी बात हुई, तो कोई बहुत ज़्यादा गंभीर मसाइल नहीं हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जमातों के अंदर बड़ी जगह होती है लोगों को अकोमोडेट कर, और बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो बैलेंस क्रिएट करती हैं, अपने जानसार साथियों को भी अकोमोडेट करती हैं। और मुश्किल वक्त में जो पार्टी में लोग शामिल हुए, जिन्होंने पार्टी का साथ दिया या अदम एतमाद की कामयाबी के लिए उन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज की है। वाहिद सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून जिसने तमाम अप्लाई करने वालों को, जिस शख्स ने टिकट अप्लाई किया, सबको इंटरव्यू का मौका दिया, और कायद मियां नवाज शरीफ ने खुद जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए,
तो सबको मौका मिला है अपना केस पेश करने का, अपनी बात रखने का। तो जो फैसले किए जाएंगे वो ये नहीं होगा कि किसी एक को अकोमोडेट किया तो दूसरे को बिल्कुल तनहा छोड़ दिया। तो ये खुश असलूबी के साथ, मामला फहमी के साथ मामलात आगे चलेंगे। हमने पहले भी, माजी में भी बड़ी बड़ी टफ सिचुएशंस रही हैं जहां पे दो उम्मीदवार आमने सामने हमारे अपने होते रहे हैं, तो हमने उसको बड़ा अच्छे तरीके से टैकल किया। तो मैं नहीं समझता कि इसकी वजह से हमें कोई इंतखाबात में नुकसान होगा या कोई बदसलूकी या बद इतफाकी पैदा हो जाएगी, ना इतफाकी पैदा होगी पार्टी के अंदर। पार्टी मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है, बड़े अच्छे तरीके से मामला चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, उससे अंदाजा हो जाएगा। सर मैं आगे आपसे बात की नवाज़त अहम चीज़ है, मैं ज़रा हफीजुल्लाह न्याजी साहब से भी बात कर लूँ और कायरा साहब से भी बात करना है मैंने। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अच्छा हफीजुल्लाह न्याजी साहब, मैं ज़रा आ जाता हूँ। इस वक्त जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, मैंने अभी तारड़ साहब से भी ये सवाल किया था कि मुझे ये बताइए कि सर इस वक्त जो गैर यकीनी सूरत, 1 महीना रह गया इलेक्शन को और एकदम गैर यकीनी सूरत हाल है, सियासी जमातें तकसीम हैं, कुछ कहती हैं हो, कुछ कहती हैं नहीं होना चाहिए। फिर हमने ऐवान बाला में करारदाद देख ली, उस करारदाद के अगेंस्ट ऐवान बाला में एक और करारदाद जमा हो गई और इसके साथ साथ जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी का इस्तीफा आ गया। तो इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं सर आप? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि मुझे तो कोई ज़्यादा मेरे अचंभे की बात नहीं है, ना हैरत की बात है। जो है मेरे लिए ना कोई अचंभे की बात है ना हैरत की बात है। इसलिए कि मैं तो ये बात जो है हमेशा से, पहले दिन से बदकिस्मती से ये कह लें, पेशन गोई कह लें, मुझे एक जिसको कह लें फीलिंग थी कि पाकिस्तान इधर ही जाएगा। क्योंकि आज तक हम जब भी पहले भी 2-3 दफे इस तरह के वाक़ा जो है सूरत हाल से दो चार हो चुके हैं और सबसे ज्यादा इससे मिलती जुलती सूरत हाल 1970 जो है 7 दिसंबर 1970 का इलेक्शन था। जब उसे करीब पहुंचे तो आप वो पढ़ लें किताब खादम राजा की स्ट्रेंजर माय ओन कंट्री, वो कहते हैं कि उस वक्त पता चल गया था कि ये इंतखाब कराया तो भी तबाही है और ना कराया तो भी तबाही है। जिसमें फिर शेख मुजीबुर रहमान साहब जीते, फिर जो सूरत हाल है, फिर 16 दिसंबर 1971 आया। अब मेरा ख्याल है कि उसी तरह लेके आए हैं। मैं तो कसूरवार ठहराता हूँ जी अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्होंने बगैर किसी वजह के हर जगह अपने आप को अलाउंसेस देते गए हैं, अपने आप को सहूलतें देते गए हैं। और जब को हालात ऐसे थे कि जब मामलात को आप हल कर सकते थे और आपको कोई मैयर लेने थे, उस जमाने में हमेशा इनको ये उछलाव हो जाता है कि ये तो बिल्कुल बासानी सियासतदानों को दोबारा मुंतकिल हो इक़्तिदार। ये न समझ लें नवाज शरीफ साहब जो अपनी मेहनत शाखा से जीते हैं। इस जो जिसको कहना चाहिए कि सोच के मदोजर ने, उतार चढ़ाव ने उसी जगह लेके आए जिस जगह तवक्को थी। जब 9 नवंबर को 8 नवंबर से पहले 2023 से पहले जब इलेक्शन नहीं कराया या इवन जून जुलाई के अंदर जब 6 में गोई शुरू हो गई कि ये इस हुकूमत को जो शहबाज शरीफ हुकूमत है इसको एक्सटेंड भी मिल सकती है, निगरान हुकूमत जब आएगी तो वो शायद वो भी लंबी चले, सारी बातें तब भी आ रही। जो ये अफवाहें कौन फैलाता है? ज़ाहिर मेरी और आपकी फैलाई अफवाहें तो हमारे घर वालों तक ही पहुंच सकती हैं। जब मुल्क के टूल में ऐसी अफवाहें फैलती हैं या इस तरह की खबरें फीड की जाती हैं तो मैं यही मफरूजा हमारा चल रहता है कि जी इदारे जो फीड कर रहे हैं इसे क्या हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके सामने इन चीजों को बहुत फायदा हो। अमलन आपने देखा है कि जहां ये सूरत ले आई है कि अब बहुत फंस चुके हैं। मेरे नजदीक में एक फिक्र दरमियान से लोग निकाल लेते हैं, उसको आम कर देते हैं और जो असल जो उसके साथ सबाक है उससे कोई गरज नहीं रखते। लेकिन मैं फिक्र फिर भी कहूंगा एक और कि इस वक्त मेरे नजदीक सारी सियासी जमातें और एस्टेब्लिशमेंट वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। ये देखो ये फ्रस्ट्रेशन, और इसमें एक बंदा है जिसको नहीं फ्रस्ट्रेशन, उसका नाम है इमरान खान और ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। और आपको अब बहुत कुछ लूज करना है या सब कुछ गेन करना है। इस गो में ये सियासी जमातों को गेन करना है
या लूज करना है, इस इलेक्शन को या गेन करना है या लूज करना है। इमरान खान साहब ने क्या लूज करना है? और आपने उसको ऐसी जगह पहुंचाया कि अब आपके पास हल नहीं है। जेल के अंदर लीडर को ना कोई हल नहीं है। चलो ये तो फिर और बहस शुरू हो जाएगी। अब क्राइसिस ये है कि आप जो है यहां तक लेके आए हैं, जब आपने 8 नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं कराए तो कोई वजह तो होगी जो आपने नहीं कराए। तो वो वजह नजा अगर आज भी मौजूद है तो इसका मतलब है कि आप आज 8 फरवरी को नहीं करा सकेंगे। लेकिन एक जो थोड़ा सा नई सूरत हाल पैदा हो गई है वो ये कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं कराते तो भी तबाही है और कराते हैं तो भी खाना बर्बादी है। ऐसी कैफियत में कोई है बदकिस्मत कौम है कि जिसे आज एक सबक नहीं सीखा अपने मसाइल से और पूरे दिहाइयों के बाद फिर उसी जगह खड़ी होती है और वही काम कर रही है। बस क्या किया जाए, अल्लाह ताला ने कोई हमारे आजमाइश रखी हुई है। हमारी कौम के इज्तिमाई गुनाह भी इतने हैं, उन पर भी कोई हमें पकड़ या सजा हो सकती है। यही है कि अल्लाह को मौजूदा करे और हमें बचा के ले जाए। अच्छा सर, ये मुझे जरा समझने मुझे समझना है। देखिए इस वक्त तो दो अहम इशू सामने हैं। एक तो ये था कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब तो ये सवाल भी पैदा हो गया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे हो जाए। तो ये दो सवाल है। अच्छा, साफ और शफाफ के हवाले से सर इलेक्शन कमीशन पे एतबार नहीं है सियासी जमातों को, लिविंग प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान बार कौंसिल ने जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया, पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इल्ज़ामात लगा दिए, कई जगहों से इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम लग रहा है। तो एक तरफ तो साफ और शफाफ इलेक्शन होने से पहले ही वो मुतनाज़ा हो गया और दूसरी तरफ अब 8 फरवरी के हवाले से भी इलेक्शन में सियासी जमातें तकसीम हैं। और तो ऐसी सूरत हाल में जो आपने कहा कि इलेक्शन कराएं तो भी तबाही है और नहीं कराएं तो भी तबाही है। अच्छा, करा दें तो ऐसे हालात लग रहे हैं कि इलेक्शन के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त तो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सख्त इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और कोई कौमी मफाद में एक तरफ नहीं है, सब इख्तदार के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन सर ये भी तो बताएं कि नहीं होगा तो तबाही कैसे होगी? डॉक्टर साहब, अगर इलेक्शन नहीं होता तो किस तरह नहीं होगा? उससे पहले देखो वो एक काम नहीं करना पड़ता, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको काजी फायद ईसा की अदालत को बरतरफ करना पड़ेगा। ये कोई आप सिविल जज की अदालत के बारे में बात नहीं कर रहे, आप माइटी ताकतवर सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और फर्क के न किया तो इसके रिएक्शन जगह हो गया। और जबकि राय आमा ऑलरेडी शेख मुजीबुर रहमान ने भी यही किया था कि उसे सबसे पहले यही किया था कि राय आमा को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भड़का दिया था। इमरान खान साहब और बहुत सारे इसके बैरूनी अनासर भी शामिल है, उन्होंने कमाल मुहारत से राय आमा को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भड़काया हुआ है। अब आंखें बंद कर लें, ना करें। इसके अंदर कौन सी चीज है कि नहीं जानते कि एक इतनी पाकिस्तान की अपनी राय आमा उसकी तादाद में जाए बगैर कि वो 10% है या 90% है, लेकिन वो भड़का चुके हैं। अब इसके दरमियान आप अगर इलेक्शन को मुलतवी नहीं कराते तो आप, अब मैं नाम नहीं लेने जा दूंगी, मैं नहीं कह दूंगी कल वही हो तो आप कहेंगे इस बंदे ने एक तरह मिसरा दी थी। लेकिन आपको करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसके जितने भयानक नतीजे निकलेंगे फिर एक और इश्यू हो जाएगा, फिर एक मसला ही और हो जाएगा। इफ्तिखार चौधरी का दौर भी आप देख चुके हैं। सर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से क्या लेना देना सर? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और आईनी और साहब आज तक जितना मार्जिन दे रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो इलेक्शन के लिए दे रहे थे, मगर बहुत सारी चीजों में वो मार्जिन भी ना देते। जो काजी फाइज साहब का एक रेपुटेशन है, जो हमारा दादा, हम साथी तौर पे तो नहीं जानते काजी फाइज साहब को, लेकिन उनके बैकग्राउंड तो लोगों के सामने है। उनकी मौजूदगी में तो आप 8 फरवरी का इलेक्शन जो मुलतवी नहीं कर सकते। और वो इस दरिया का अबूर करने के लिए, यही बात जब मैंने कई दिनों पहले कही थी कि जी एक आपका दरिया है, डूब के जाना है, एक एक दिन भारी गुजरना है 8 फरवरी तक के लिए आने के लिए, और पता क्या क्या चीजें आनी। अरे सर, मैं आगे बात करूंगा और मैं अभी भी इस सवाल पर आपसे
कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और आइन का आर्टिकल 213, 14, 15, 16, 17, 18 सारा कुछ है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि आइन के आर्टिकल 254, इलेक्शन एक्ट 2017, 57, 58 उसके तहत वो आगे पीछे कर सकता है सिचुएशन देख के। मैं ज़रा कायरा साहब से बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा ये सवाल लेके। जी कायरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, आ रही है। कायरा साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि सेनेट में आपने देख लिया कि करारदाद पास हो गई, फिर एक और करारदाद जमा हो गई कि ये गैर कानूनी करारदाद है। फिर हमने देखा कि कई सियासी जमातें इस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाना चाहिए। अभी मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आया है कि मैं उस करारदाद के हक़ में हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से दूसरी सियासी जमातें भी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा था कि अगर 8 फरवरी से आगे इलेक्शन हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर, एक तरफ इलेक्शन जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल नज़र आ रहा है और इसमें सियासी जमातें तकसीम नज़र आ रही हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन के जो कमीशन है और निगरां है उसके ऊपर जानिबदारी का इल्ज़ाम भी है। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी इस्तीफा दे गए। कैसे देखेंगे सर इस सिचुएशन को? डॉक्टर साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि मेरी जमात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे इलेक्शन के हक में है और बिल्कुल टाइमली इलेक्शन होना चाहिए। और मेरे चेयरमैन ने तो ये जो इलेक्शन डिले हुआ है, हमारे नज़र में तो 8 फरवरी को भी डिलेड इलेक्शन है। तो हम तो बिल्कुल इस पे ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है हमारा कि 8 फरवरी से आगे इलेक्शन नहीं जाना चाहिए। जरदारी साहब ने जो बात कही थी, वो उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन एडजस्टमेंट करता है तो 2-4 दिन आगे पीछे, ये लफ्ज था, 2-4 दिन आगे पीछे करना पड़े टेक्निकल रीजन की बुनियाद पे तो और बात है, वरना ऐसा नहीं। तीसरी गुजारिश ये है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कही जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर तो डॉक्टर साहब 2007 में इससे बहुत बुरा था। GHQ पे हमले थे, शहरों पे हमले थे, रोज दसियों बम फूटते थे, मेरी कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई थी। इसके बावजूद इलेक्शन हुए। इलेक्शन मसाइल नहीं है, इलेक्शन मसाइल का हल है। दहशतगर्दी मसला है, इकोनॉमी मसला है, टेररिज्म मसला है। इन मसलों का हल गवर्नेंस से होना है और बेटर गवर्नेंस के लिए, काबिल एतमाद गवर्नेंस के लिए लोगों का एतमाद हासिल की हुई गवर्नमेंट लाना थ्रू इलेक्शन वो जरूरी है। ये बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेज है, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ। अच्छा सर, ये बताएं, अभी एक बड़ा जुमला कहा जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने, कहते हैं इलेक्शन कराया तो भी तबाही है और इलेक्शन नहीं कराया तो भी तबाही है। तो इसके ऊपर थोड़ा कमेंट्स करेंगे सर? मैं ब्रेक पे जाऊं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे सीनियर हैं, बड़े आला पाए की बातें करते हैं, उनके पास यकीनन तजुर्बा और उनका तज्जिया है। लेकिन मैं एक सियासी कारकुन हूँ, इस शेर से कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आ रहा। यही कुछ सूरत हाल है डॉक्टर साहब। अल्लाह करे कि कोई बेहतरी का सामान निकल सके। जिन हालात में जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, लगता है कि इससे जो तनाव है, जो गैर यकीनी की कैफियत है, ये कहीं और बढ़ ना जाए। जी मैं यहाँ रोकूंगा नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी अताउल्लाह तारड़ साहब की तरफ आता हूँ। तारड़ साहब, 2-3 अहम क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। एक तो ये कि सर, साफ़ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में होना एक बहुत बड़ा सवाल है और मौजूदा इलेक्शंस को भी आप सुन रहे होंगे कि मुतनाज़ा बन गया है और मैंने नहीं बनाया, ये सियासी जमातों की तरफ से भी आया। इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, इंटेलेक्चुअल्स, दानिश्वर, मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो वक्त पे होना भी अब मसला हो गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। लेकिन मैं आ रहा हूँ पहले इस पॉइंट पे कि इसी इशू को लेकर नियाजी साहब जो एक बड़ा नाम है और बड़ा तजर्बा रखते हैं, सर उन्होंने जो बात कही है, हम तो ये समझ रहे थे कि अगर इलेक्शन हुआ इस तरह जिस तरह की सूरत हाल है तो इलेक्शन रिजल्ट तो मानेगा कोई नहीं, तो सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत होगा, बहुत ज़्यादा, जिसका कायरा साहब ने भी निशानदेही की। लेकिन सर
न्याजी साहब ने तो ये भी कहा है कि अगर इलेक्शन नहीं हुआ तब भी तबाही, इलेक्शन हुआ तब भी तबाही। जरा इस पे राय देंगे आप? देखिए, न्याजी साहब का बहुत ही एहतराम है और बड़े सीनियर हैं और हम तो इनको मानते हैं, और ये जो बात कर दें तो हम तो कभी इनको क्वेश्चन नहीं करते, मगर कुछ हकायक मैं आपके गोशगुजार ज़रूर करना चाहता हूँ कि देखिए, जिस शख्स अहमद खान न्याजी है जो आज जेल में है, उसका कसूरवार वो खुद है। पहले उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का आला कार बना, एक पॉलिटिकल सिस्टम को पलूट किया, लोगों के जहनों को जहर आलूद किया, उस गार्ड के अंदर अपने घर में एक रैकेट चलाया जिसकी सरगना बुशरा बीबी थी, तोशा खाना की घड़ियों का व्यापार किया, साइफर के साथ खेला, 9 मई जैसे घिनौने जराइम किए, करप्शन की इंतहा कर दी कि पंजाब में बुजदार को बिठा दिया जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी प्रॉपरली, उसको सीधा वजारत आला के मनसब पर फायज कर दिया। और जब वजारत आला के मनसब पर फायज किया तो पंजाब में रेट निकल आए। अब इंतहा की करप्शन हुई, इंतहा की लूटमार हुई, मलिक रियाज को एनआरओ दे दिया, 190 मिलियन पाउंड का गजब खुदा का। और देखिए, हर बात का कसूरवार एस्टेब्लिशमेंट को नहीं ठहराना चाहिए, उसकी वजूहात हैं। जहांगीर तरीन को पार्टी से किसने निकाला, अलीम खान को पार्टी से किसने निकाला। अलीम खान और जहांगीर तरीन वो दो लोग थे जो ग्राउंड लेवल की सियासत को समझते थे, जिन्होंने लोगों को पार्टी के अंदर शामिल करवाया, जिन्होंने सियासी लोगों का कद बढ़ाया, सियासी लोगों को अहमियत दी पार्टी के अंदर, और उनको पर्चे कराए उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने, उनकी बच्चियों के खिलाफ पर्चे कराए, उनको आइसोलेट किया। नतीजा ये निकला कि बजट पास कराने के लिए इमरान खान साहब को फोन करवाना पड़ता था, एतमाद का वोट लेने के लिए फोन करवाना पड़ता था। सियासी जमात का लीडर है, किसी और को कह रहा है कि बजट पास करना है, फोन कर दो। अब ये जो तमाम चीजें इमरान खान साहब ने की, पहले किसी के कंधों पे सवार होकर आते हैं, पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को तहस नहस करते हैं, अपने ही सियासी रुफका के खिलाफ पर्चे कराते हैं, और सियासी बोनों से अपने आप को वो उन्होंने सराउंड किया। शहजाद अकबर आज मुल्क से बाहर है, भागा हुआ है। शहबाज गिल आज मुल्क से बाहर है, भागा हुआ है। खुशामदी और जो एक टोला था इर्द गिर्द जो तबाही का मुज्जिद बना, वो आज कहां पे है वो लोग? आज खान साहब तो चले जेल चले गए अपने जो उन्होंने घिनौने जराइम किए थे उनकी सजा भुगतने के लिए, मगर क्या आईपीपी बनती अगर जहांगीर तरीन और अलीम खान पे ये पर्चे ना करवाते? क्या ये नौबत आती अगर एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इमरान खान साहब आते और 2017 में एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश ना करते और झूठ पे मबनी केसेस ना बनवाते अपने मुखालिफिन के खिलाफ? बात यह है कि ये कोई सर उनके नुमाइंदे नहीं है, तो मैं चाहूंगा सर मेरे सवाल को अगर रिकॉर्ड पे है ना कुछ चीजें मैं सिर्फ आ रहा हूं। अच्छा, लेकिन मैं एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूं ताड़ा साहब। शेख मुजीब का बार-बार मुआवजा करना सोशल मीडिया पे, शेख मुजीब का और इमरान खान का, जी देखिए बड़ा फर्क है। जी इमरान खान साहब ने जो भी उन पे केसेस बने हैं, एक जुर्म बता दें जो उन्होंने नहीं किया। क्या इद्दत में निकाह नहीं किया? क्या बच्ची वाला मामला उनका जेन्युइन मामला नहीं है? क्या तोशा खाना के तहफ चोरी नहीं किए हैं? क्या अलकादिर की जमीन नहीं ली है? क्या फरा गोगी उनकी फ्रंट वुमन नहीं थी? तो देखिए जब जराइम किए तो सजा तो ठीक है अताउल्लाह तारड़ साहब, ये केस यकीनन ये केस अदालत में है। मेरा जो सवाल है, मेरा पर्टिकुलर सवाल है, क्योंकि उनके नुमाइंदे नहीं। अब मैं एक बहुत अहम सवाल करना चाहता हूँ, वो टाइम क्योंकि मेरे पास चला गया, मैंने आपको इंटरप्ट भी नहीं किया। मुझे ये बताएं सर, इस वक्त जो पंजाब में और सिंध में सियासत है, क्योंकि पंजाब तो मेन बैटल है, अब जो बिलावल भुट्टो इंटर हुए, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी वहाँ तूती बोलता था और उसके बाद बेनज़ीर तक रहा सिलसिला, फिर ख़त्म हो गया। अब बिलावल गए हैं, लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं और कई इलेक्टेबल्स शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ PMLN को हम देख रहे हैं कि वो सिंध में एक बड़ा इत्तेहाद कर रही है, MQM के साथ, JUI के साथ, GDA के साथ, अगेंस्ट पीपल्स पार्टी। तो इन दो सूबों के अंदर कैसे देखते हैं सर? टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, काइंडली सर। देखिए मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। पंजाब के अंदर कुछ सीटों पे पीपल्स पार्टी के पास अच्छे उम्मीदवार हैं, मगर मेजॉरिटी सीट पर उम्मीदवार नहीं हैं, और वो ऑब्वियसली पंजाब के अंदर उस तरह से PMLN पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं है चंद सीटों के अलावा। सिंध के अंदर अच्छे अलायंसेस बन रहे हैं, सिंध में एक अच्छा मुकाबला होगा, और सिंध में ये बात माननी चाहिए, सिंध में हमारे पास भी हर सीट पर उम्मीदवार नहीं है,
और हम अलायंसेस की तरफ जा रहे हैं इसी वजह से। तो ऑब्वियसली पंजाब में हमारी डोमिनेंस ज़्यादा है, सिंध में उनकी ज़्यादा है। हम सिंध में भरपूर कोशिश करेंगे कि अच्छे अलायंसेस के थ्रू इनको डिफीट दें, मगर क्या पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में एलाइड पार्टनर्स मौजूद हैं, अलायंसेस मौजूद हैं? जिसका जवाब है नहीं। तो मेरा ख्याल है पंजाब में शायद उस तरह की स्पेस पीपल्स पार्टी को ना मिले सिवाय चंद सीटों के और चंद जिलों के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है। कायरा साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी कायरा साहब, मैं यही सवाल आपको लेके आता हूं क्योंकि एक दफ़ा दोबारा एंट्री दी है, लेकिन जो ताड़ा साहब ने एक सवाल उठाया है, उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है, तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप? डॉक्टर साहब, मुश्किल औकात आते रहते हैं और पास हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी पे भी मुश्किल औकात आए और अभी भी पंजाब में हमारा वोट एक बैड फेज चल रहा है। अब मुस्लिम लीग भी इससे गुजर चुकी है। सो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ने जो ये फैसला किया है कि हमारे चेयरमैन साहब खुद इलेक्शन में उतरेंगे और वो पंजाब में लाहौर से उतरेंगे, तो ये एक कॉन्फिडेंस अपने कारकुन को भी देना है और इंशाअल्लाह ताला वील रीगेन द पोजीशन। जहाँ तक ये है कि हर के सीट पे हम बहुत अच्छा कंटेस्ट करेंगे, हाँ ये बात दुरुस्त है कि हर सीट पे हम बहुत अच्छा कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। इन बैड पैचेस से मुस्लिम लीग भी निकली है। वो भी एक वक्त था जब 14 सीटों के साथ मुस्लिम लीग चली थी और हम भी 17 सीटों के साथ चले थे, लेकिन उन बैड पैचेस से वक्त ने हमें निकाला। इंशाल्लाह हम इससे अभी निकलेंगे। अच्छा सर, दो सवाल यहाँ पे बनता है सर आपसे। एक तो ये बनता है सर कि क्या पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट आप करेंगे किसी ऐसी जमात से जहाँ उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी हो, और ख़ास तौर पे नाम लिया जा रहा है पीटीआई, क्योंकि पीटीआई ने रिक्वेस्ट किया है कि पीपल्स पार्टी उसकी तरफ देखे पंजाब में। एक दूसरा ये है सर कि ये जो सूरत हाल है कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सिंध में इस वक्त सूरत हाल है, वहाँ पीएमएलएन ने जो एक इत्तेहाद किया है, तो क्या आप समझते हैं कि सर कोई सेटबैक वहाँ होगा पीपल्स पार्टी को? सब देखिए, जमातों के अलायंसेस बनना या सारी जमातों का, कौमी जमातों का सारे सूबों के अंदर से इलेक्शन लड़ना, ये कहाँ आसान बात है। इससे पाकिस्तान के वफाक को इस्तेहकाम मिलेगा, ये कोई कमजोरी नहीं। हमें कोई चैलेंजेस नहीं है। अगर मुस्लिम लीग को लोग वोट देते हैं, बिस्मिल्लाह, मुस्लिम लीग सिंध में गई है, उनके पास वहाँ पे अलायंस के अलावा सूरत हाल नहीं है। पंजाब में हमारे लिए प्रॉब्लम्स कुछ एरियाज में हैं, कुछ हमारे लिए कंफर्टेबल जोन्स भी हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी जमातों के साथ हमारा अलायंस फौज हो जाए जिनसे माजी में भी हमारा ताल्लुक रहा और हमें भी यहाँ से एक सपोर्ट बेस बन जाए। लेकिन अवाम की तरफ से जो एक राय आती है कि क्या कौन सी जमात कहाँ क्या करेगी, तो उसका बेहतर जो एक बैरोमीटर होता है तो वो तो अवाम की राय होती है। और रिसेंटली लोकल बॉडीज इलेक्शन में सिंध के अंदर सिंध के अवाम ने बाय एंड लार्ज पीपल्स पार्टी को वोट किया है। जी सर, एक और सवाल है, वो ये एक और सवाल यहाँ बनता है सर, वो ये सवाल। जी सर कराची में भी कराची में भी हमें वाज़े तौर पे सपोर्ट किया गया है अवाम की तरफ से। उसके ऊपर कुछ जमातों के एतराज़ात भी हैं, लेकिन वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है। तो हमें तवक्को है कि हम इंटीरियर सिंध की पोजीशन अपनी जो है उसको भी इम्प्रूव करने में कामयाब होंगे और इंशाल्लाह कराची हमारी पहले से बेहतर पोजीशन। अच्छा सर, माजी में बेनज़ीर भुट्टो और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा काम किया था सर, और बड़ी तूती बोलता था, पंजाब से ही जीते थे, मेन आपका गढ़ था। उसके बाद पंजाब के कुछ लीडरशिप से बात हुई थी मेरी, और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने आप को सिंध तक महदूद रखा और उनको सिर्फ सिंध की हुकूमत चाहिए थी। पंजाब में उन्होंने मेहनत नहीं की, पंजाब में उन्होंने काम नहीं किया। अब बिलावल भुट्टो पंजाब में इंटर हो रहे हैं, तो क्या वाकई सर पीपल्स पार्टी की पंजाब में डिमोरलाइज, क्योंकि जो जियाला होता है वो तो किसी और पार्टी में जाता नहीं है, ज्वाइन नहीं करता है, तो क्या ये इल्ज़ाम सही है कि आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ सिंध की हुकूमत तक अपने आप को महदूद रखा और पंजाब में काम नहीं किया, जो अब बिलावल काम करने जा रहे हैं सर? नहीं, ये बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, इससे कोई सदाकत नहीं है। और डॉक्टर साहब, एक वैसे भी लॉजिकल बात है, अगर
कोई भी बंदा, कोई भी जीरो, आसिफ जरदारी साहब तो बड़े जीरो पॉलिटिशियन है, कोई भी बंदा अगर उसकी पॉपुलैरिटी पूरे मुल्क, तो वो क्यों अपने आप को एक सूबे तक महदूद करेगा? ये कैसे मुमकिन है? जब उसने पॉलिटिक्स जो फेडरेशन की भी करनी है, सूबे की भी करनी है, तो वो अपने आप को एक सूबे तक महदूद करे और अपने मुखालिफिन को बाकी सूबों में, मरकज में मजबूत होने दलील के तौर पे मानी नहीं जा सकती। हाँ, हमारे साथ हुआ ये कि मुल्क के अंदर जो प्रोसेसेस रहे, सियासी जमातें कमजोर हुई और इलेक्टेबल्स जो हैं वो तगड़े होते गए। ये ज़िया-उल हक के दौर से ऐसा होना शुरू हुआ और हमारी जमात में लोग आते गए, मुख्तलिफ औकात में उनको तोड़ा गया, उनकी वफादारियां तब्दील कराई गई, उनके जमीन खरीदे गए। जो हमारे जीते हुए लोग थे 2002 में, उनमें से 21 लोग तोड़ लिए गए। तो पीपल्स पार्टी के कारकुन को तसलसल से बददिल किया गया एक प्लान के तहत, और पंजाब के कारकुन को डीमोरलाइज करके फिर इमरान खान साहब का जो इंट्रोडक्शन हुआ, उसमें भी उनका जो मेजर इलाका बनाया गया, जो नैरेटिव बिल्ड कराया गया, वो पंजाब के साथ लिंक रखा गया, तो उससे हमें नुकसान पहुंचा। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब की सूरत में उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो दिया है वो सारी कौम के सामने है, उनकी परफॉर्मेंस बतौर वजीर खारजा कौम के सामने है, और हमें तवक्को है कि इंशाअल्लाह बिलावल साहब को लोग अपने नए और नौजवान लीडर के तौर पर कबूल करेंगे। सर 1 मिनट का जवाब चाहिए, फिर मैं न्याजी साहब की तरफ जाऊंगा, एक ब्रेक लूंगा। मुझे सर 1 मिनट का जवाब चाहिए। वो ये चाहिए कि सर इस वक्त तारा साहब ने भी ये सवाल उठाया है कि जनाब पीपल्स पार्टी के पास तो कोई सीट एडजस्टमेंट करने के लिए पार्टी नहीं है। जाहिर है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है, PMLQ है, PMLN से बात हो रही है, तो पीपल्स पार्टी क्या जो इस वक्त पंजाब में जो सबसे बड़ी सियासी कुव्वत अपने आप को कहती है PTI, क्या उसके साथ कोई इत्तेहाद हो सकता है सर? 1 मिनट है सर। मेरा ख्याल है कि ये बात अभी तो मुमकिन नहीं है, और PTI का भी वो हिस्सा जो 9 मई के वाकयात में शामिल है, उनके साथ तो एडजस्टमेंट का शायद कोई सूरत नहीं है। हाँ, बाद में एक सियासी जमात के तौर पे इकट्ठे होने को रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी उस हिस्से के साथ जो इस तरह के वाकयात में शामिल नहीं है। रही बात कि कोई और जमात बची नहीं, आप जरा देखिए IPP के साथ भी मुस्लिम लीग के लिए मसला बना हुआ है। एडजस्टमेंट कहाँ करें, वो लोगों को एडजस्ट करना उनके लिए अपना मसला है, उनकी अपनी जमात के अंदर बहुत बड़ा एतराज है। इसी तरह PMLQ के साथ भी उनका एक मसला बना हुआ है और अभी तक फैसले नहीं हो पाए। तो इसके नफे भी हैं, नुकसान भी हैं। जो अवामी तहरीक है, अवामी तहरीक का अपना एक वोट बैंक है, कहीं थोड़ा है कहीं ज्यादा है, उनके साथ भी हमारी बातचीत जारी है। और जो मजलिस वाज़ितुल मुस्लिमीन है और हमारी शिया जो मजहबी जमातें हैं, उनके साथ भी जो हमारी माजी में भी इत्तेहादी रही हैं, उनके साथ भी हमारी डायलॉग जारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक, न्याजी साहब से बात करते हैं पंजाब की सियासत और सिंध की सियासत पे। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। हफीजुल्लाह न्याजी साहब पंजाब में बैठे हैं, बहुत करीब से सियासत को देख रहे हैं। बताएं सर, पंजाब की इस वक्त जो सियासत है, बैटल है, कहाँ देख रहे हैं? बिलावल भुट्टो इंटर हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब आ चुके हैं, तायात नाइली का फैसला हो जाएगा तकरीबन, पीपल्स पार्टी इंटर, PMLN भी मौजूद है, PTI कहती है कि हमारे वोटर इंटैक्ट हैं। तो सर, और उसके बाद सीट एडजस्टमेंट भी है और इलेक्टेबल्स भी हैं, कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, पहले तो अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे बहुत ही बरखुरदार है, अजीज है, नौजवान है, इनके अंदर एक जोश और खरोश है और एक वलवला है। और हकीकत है कि मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की करे कि इसी कमिटमेंट और आइडियलिज्म के साथ आगे बढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह एक मकाम भी हासिल कर लेंगे। और ऐसे नौजवान जो हैं इनको आगे बढ़ के और अपने आप को मनवाना भी और मनवा भी लेंगे। ये इनको सहूलत हासिल है अताउल्लाह तारड़ साहब को कि वो एस्टेब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे दें। मेरे पास ये सहूलत नहीं है। मैं आज की जो बेन्स है, जो जिम्मेदारी है, हकीकत यह है कि बड़ी बहुत ज्यादती है, ऑनेस्ट एनालिसिस नहीं होगा। सियासी जमातों की मजबूरी है, कायरा साहब भी कहेंगे, तारड़ साहब भी कहेंगे और भी शायद जमातें ये कहें, ये शायद ना कहें, लेकिन मैं ये कहूंगा
कि इमरान नहीं है, इसका एक ही बंदा जिम्मेदार है और वो है जनरल बाजवा। मैं समझता हूं कि जी मेरे ख्याल में जनरल बाजवा की ज़हूर से पहले जनरल अयूब खान को मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी मुजरिम समझता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बल्कि नहीं कहना चाहिए इसे मुकद्दस अल्फाज का कि जनरल बाजवा जो है किसी तौर अब पीछे नहीं रहे, पहली बात। और ये जो था इमरान खान साहब को 7.5 महीने जिंदा रखा, ये जो लॉन्ग मार्च थे, और ये सारा तार साहब भी पता है, और ये खुद बयानात आते रहे, इवन मरियम औरंगजेब साहब के भी आते थे जी पिशावर से कोर कमांडर चला रहा है जी इमरान खान साहब तहरीक को बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन वो किसकी वजह से चला रहा था? क्योंकि जनरल बाजवा चाहते थे कि इमरान खान साहब का प्रेशर पड़े, ये रिजाइन करके जाए, मैं निगरान हुकूमत बनाऊं, अपने आप को एक्सटेंशन दूं। एक अजीब जिसको कहना चाहिए कि एक दास्तान है, दास्तान अलम है। जनरल आसिम मुनीर का कोई कसूर नहीं है, बाय डिफॉल्ट उनको ऐसी जगह फंसा लिया गया है कि वो कहते हैं ना कि आप उनके पास कुछ चारा नहीं रहा कि वो इसको कैसे हैंडल करें। फिर 9 मई का वाक़या एक ऐसा दिलखराश वाक़या है कि जिसके अंदर उनके पास चॉइस ही नहीं रही कि अब इसके अलावा कि वो पहले इन चीजों को सॉर्ट आउट करें। लेकिन इस असना में एक अफरीत हमने इतना बड़ा पैदा कर लिया जो अब किसी के काबू में नहीं है। अब मेरी तकरीरों से या तारड़ साहब की जो बददुआओं से तो ये खत्म होने से रहा, मतलब वो आप जिस हाल में रखें, जब आपने रायआमा को उकसा दिया और रियासत के खिलाफ उकसा दिया, ये रियासत के सबसे अहम इदारों के खिलाफ उकसा दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या वो फौजी जो हमारे मिलिट्री इदारे हों, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को आपने तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया, क्योंकि अपनी कौम जो है अपनी इदारों के खिलाफ इस वक्त सफा रहा है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब की सियासत तो बाद में होगा। मैंने हकीकत है कल यस्टरडे मैंने वीलॉग किया है और मेरा खामखा दिल किया है कि मैं बिलावल साहब की सियासत को और जरदारी साहब की सियासत को थपकी दूं। मैं वो जनरेशन हूं कि जो कुछ बढ़ी हुई है तो पीपल्स पार्टी की नफरत में बढ़ी हुई है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ नब्बत आजमाओं के सफारा होकर खड़ी हुई है। 1977 की मूवमेंट में मैं जमाने तालबी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है भुट्टो साहब की तारीख में। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की सियासत तो पिछले 2 साल से आदि बाजवा साहब ने प्रमोट की और फिर उसके बाद खुद ही वो खबरों में है तो सियासत में है। सियासतदान क्या होता है? फॉर द राइट रीजन रॉन्ग खबरों में हो। बाकी लोगों का मसला है कि उनकी खबरों को वो अच्छा लेते हैं, बुरा लेते हैं, अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, हर जगह पे उसका अपना अपना होगा। लेकिन बिलावल साहब ने धीरे से शुरू करें, यकीन है आप केपी के अंदर उनके जलसे गिन लें, उसके बाद उनके सिंध में गिन लें, उनके पास बलूचिस्तान में गिन लें कि जिन 2-3 इलाकों में से हो के आए बलूचिस्तान में और जलसे करके आए, जलसे आम करके आए, फिर पंजाब में गिन लें। फिर मेरा ख्याल है कि मैं आपको बताऊं कि कायरा साहब तो जाहिर है कि अपनी पार्टी की इंटरनल स्ट्रेटेजी जो होगी वो सामने नहीं लाएंगे। वो ये इलेक्शन बिलावल साहब जो इतनी उन्होंने इंटेलिजेंट मूव किए लाहौर में बैठ के, वो ये 2024 का इलेक्शन ही देख रहे हैं। बिलावल साहब 2028 का या 2033 का इलेक्शन देख रहे हैं। उम्र उनकी साइड पे है और उन्होंने आके देखे ये एक इतना इंटेलिजेंट फैसला था कि लाहौर में बैठना किसी लीडर का, जैसे नवाज शरीफ जाके कराची में बैठ जाए या कोयटा में बैठ जाए, पिशावर में बैठ जाए, उनका बैठने ही बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा हंगाम है। चुनाव जो कर रहे हैं अब सारे बेशक बगले बताते रहे कि कुछ ही मिलेगा, मैं भी कह दूं कुछ ही मिलेगा ना। वो हकीकत आपका क्या ख्याल है? जरदारी को मैं क्यों शाबाश देता हूं कि ये यकीन उनके ज़हन की इख्तरा होगी कि सिंध में हमें खतरा नहीं है, जितनी आपने कंपेन चला ली, आपकी सीट भी आपको मिल जाएगी, यहाँ हमारी पोजीशन मजबूत है। और पंजाब के अंदर नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं सर? पीएमएलएन कहाँ खड़ी है? पीएमएलएन देखें जी, पहली बात तो यह है कि पीएमएलएन के लिए लम्हा फिक्री है कि आज के दिन तक पीएमएलएन के लीडर अभी भी मैं जिस जगह से आया हूँ वहां पे 7-8 उनके उम्मीदवार हैं जो कि मुख्तलिफ इलेक्शन में है। तो मैंने कहा कैसी कैंपेन चल रही? उन्होंने कहा जी कोई टिकट का फैसला हो तो कैंपेन चला। कितने दिन रह गए? 3 से 4 हफ्ते रह गए। अब मियां साहब ने 6 इलेक्शन में टिकट बांटते हैं। अगर 88 को 90 का इलेक्शन में ना काउंट करूं तो 93 से लेकर 2013 तक मियां साहब ने 6 इलेक्शन में टिकट बांटे हैं। एक इलेक्शन बता दें जहां मियां साहब ने 6 हफ्ते लगाए हो टिकट बांटने में, और वो भी सिर्फ पंजाब के। और एक लग रहा है कि मियां साहब अपने तौर पे उनके जहन में कई चीजें सवार है
और वो एक मैं तो अंदाज नहीं कर सकता हूँ। मैं तो जो टूटी भजी अक्लो दानिश है उसकी गुत्थियां सुलझा सकता हूँ ना। मुझे नहीं पता, मैं कोई मेरे जायका नवीस तो हूँ, मैं एग्जैक्ट बताऊँ ना, मेरा कोई इंटरेक्शन है। अच्छा सर, पीटीआई कहाँ खड़ी है? क्योंकि मैं तारड़ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूं सर, पीटीआई कहाँ खड़ी है? बिल्कुल इस वक्त कंफ्यूजन है। पीएमएलएन का अपना बंदा जो कंफ्यूज है, अभी तक कैंपेन शुरू नहीं हुई, और कैंपेन इसलिए नहीं शुरू हुई कि कोई वाकई टिकटों का मसला है। पीएमएलएन को सबसे कम टिकटों का मसला है, इनकी टिकटें बंदी बताइए 5, 10, 15। तो मसला क्या है सर? मसला क्या है? जल्दी से सर, फिर मैं तारड़ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू। मियां साहब जो है सूरत हाल से परेशान है। ठीक, ये इक़्तिदार जो उनको 100% मिलना है 8 फरवरी को, 100%। तारड़ साहब क्लीन चिट एस्टेब्लिशमेंट क्या कहते हैं सर? क्या तारड़ साहब से पूछ लूं सर? टाइम खत्म जरा तारड़ साहब का इक़्तिदार उठाने से इक़्तिदार। ठीक है तारड़ साहब, 1.5 मिनट है आपके पास सर। ताड़े साहब आपकी माइक म्यूट है। अगर पाकिस्तान में से मियां नवाज शरीफ के प्रोजेक्ट्स को माइनस कर दिया जाए, विजन को माइनस कर दिया जाए, पीछे बचता ही क्या है? जदीद पाकिस्तान के वो मेमार हैं और उन्होंने इस दफा टिकटों के फैसलों में बाकायदा बड़ी अरक्रेजी की है। लोगों से बाकायदा उन्होंने बैठ के पूरे इंटरव्यूज किए हैं और शॉर्ट लिस्टिंग का मरला चल रहा है। तो बाकी जमातें क्यों नहीं कर रही? चले हम तो टाइम ले रहे हैं, बाकी किस जमात ने ऐलान कर दिया है? हमने तो फिर भी इंटरव्यूज किए हैं। तो हम पूरी वर्किंग के साथ, पूरे होमवर्क के साथ मैदान में उतरेंगे और इंशाल्लाह ताला ये मैदान बिल्कुल फतह करेंगे और मेरिट के ऊपर करेंगे। लेकिन सर एक सवाल का जवाब जरूर दीजिए तारड़ साहब, ये तो ऑन एयर हो गया है कि 100% आपको हुकूमत मिल रही है और क्लीन चीट एस्टेब्लिशमेंट को। सर ये इसकी जरूर वजाहत कर दीजिए सर। देखिए मैं ना, ये देखिए ये तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब बेहतर बताएंगे, उनकी ये स्टेटमेंट है। हम तो ये समझते हैं कि 9 मई के जो किरदार हैं या जिन लोगों ने जराइम किए हैं, एक बंदा रेप करे, मर्डर करे, डकैती करे, अगवा बराए तवान करे और फिर क्या मुझे इलेक्शन जो है वो बाहर आके लड़ने दो, ये तो कोई जवाब नहीं है ना। इलेक्शन की बेस में गुनाह तो नहीं माफ हो जाते, या कोई ऐसा तौबा का दरवाजा इलेक्शन किसमें से गुजरोगे तो फिर पीछे सर और सियासी जमातों को तो हुकूमत में आ सकती है ना, पीपल्स पार्टी भी आ सकती है। देखिए बात ये है सर, आखिरी 30 सेकंड हमारी अपनी जो सियासी वर्किंग है, हमारी जो सियासी वर्किंग है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल सादा अक्सरियत बड़े आराम से इंशाल्लाह हासिल करेंगे और हमारे कैंडिडेट्स मजबूत हैं, सर्वेज हमारी फेवर में, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।